हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका फिर से एक बार आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने उदय बैच में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी, आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई करने में आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा और ये बैच आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल कर रहा होगा। तो जी हाँ बच्चों, आज हम वापस आ गए हैं एक और टॉपिक को पढ़ने के लिए। और आज का हमारा जो टॉपिक है, या सिंपल कहूँगी आज के हमारे चैप्टर का जो पार्ट है उसका नाम है साउंड ऑफ म्यूजिक। ठीक है, तो आज बच्चों हम लोग करने वाले हैं एक चैप्टर जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। एंड साउंड ऑफ म्यूजिक में भी हम लोग करने वाले हैं आज उसका पार्ट 1। साउंड ऑफ म्यूजिक में बच्चों 2 पार्ट्स को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से पार्ट नंबर 1 जो एक लड़की जिनका नाम है एवेलिन ग्लेनी, उनके बारे में एक स्टोरी है। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एवेलिन ग्लेनी की स्टोरी। और इस चैप्टर का नाम है एवेलिन ग्लेनी लिसन्स टू म्यूजिक विदाउट हियरिंग इट। एवेलिन ग्लेनी म्यूजिक को सुनती है, उसे एक्चुअली बिना सुने। तो क्या बिना सुने? लेकिन ये तो बच्चों हमारे दिमाग में एक सवाल को उठाता है कि मैम म्यूजिक को बिना सुने कैसे सुना जा सकता है? आप म्यूजिक को बिना कानों से सुने कैसे सुन सकते हो? तो बच्चों हमें ये चीज़ पता है कि म्यूजिक एक सॉर्ट ऑफ वाइब्रेशन होती है। म्यूजिक क्या है? म्यूजिक एक तरीके की वाइब्रेशन होती है जो हम अपनी बॉडी में फील कर सकते हैं। तो एवेलिन ने भी यही किया कि जब भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति ले ली, उसने अपने बाकी बॉडी पार्ट्स में को यूज़ किया, अपनी स्किन को यूज़ किया म्यूजिक की सेंसेशन को समझने के लिए, म्यूजिक की वाइब्रेशंस को सुनने के लिए। तो ये एक बहुत ही सुंदर सा चैप्टर है बच्चों जो हम लोग हमारी आज की क्लास में करेंगे। लेकिन उससे पहले कि हम लोग हमारे आज के चैप्टर को करें, एक बार याद मैं आप लोगों को दिला देना चाहती हूँ कि हम लोग क्या क्या कर चुके हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग अभी 2 प्रीवियस चैप्टर्स कर चुके हैं। एक हमने की थी द रोड नॉट टेकन। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा बच्चों लिखी गई एक पोएम थी, जिसके अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो काफ़ी कंफ्यूज थे कि वो ज़िंदगी में कौन से रास्ते को अपनाएं। राइट, उनके पास 2 चॉइसेस थी एंड वो उन दोनों चॉइसेस में कंफ्यूज थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। फिर एक चैप्टर बच्चों हमने किया था फन दे हैड, जिसके अंदर हमने फ्यूचर स्कूल्स के बारे में बात की थी। राइट, ये 2 चैप्टर्स बच्चों हम लोगों ने अभी प्रीवियसली करे हैं। रोड नॉट टेकन जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई एक पोएम थी जिसमें द पोएट हैड अ चॉइस इन लाइफ। दूसरा हम लोगों ने किया था द फन दे हैड दैट टॉक्ड अबाउट द फ्यूचर स्कूल्स। राइट, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं बच्चों एवेलिन ग्लेनी लिसन्स टू म्यूजिक विदाउट हियरिंग इट। कि एवेलिन ग्लेनी म्यूजिक को सुनती है बिना उसे एक्चुअली सुने। कैसे सुनती है भैया? वो उसे फील करके सुनती है। वो फील कैसे करती है वो हम आगे देखेंगे। हमारी आज की क्लास में बच्चों हम इसके MCQ करने वाले हैं और कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप लोगों के होंगे तो उनको भी मैं आंसर देकर जाऊंगी। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की क्लास को। तो बच्चों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एवेलिन ग्लेनी एक बच्ची थी, 15-17 साल की एक बच्ची थी जिसकी सुनने की शक्ति चली गई थी, जो सुन नहीं पाती थी, जो हिंदी में कहें तो बहरी हो गई थी। ठीक है, लेकिन फिर भी ये जर्नी कैसे उसने म्यूजिक को सुना, अपने कानों से नहीं लेकिन अपने बॉडी के बाकी सेंसेस से, ये चैप्टर उस चीज़ को बहुत सुंदर तरीके से हाईलाइट करके हमारे सामने लेकर आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। वो कहते हैं गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, कि भगवान ने उससे उसकी सुनने की शक्ति तो ले ली है, बट हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वो कहते हैं भगवान ने भले ही उसकी बात सुन ली हो, लेकिन उसे कुछ ऐसा असाधारण चीज दे दी है जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके से भी म्यूजिक को सुना जा सकता है। What we hear, she feels, जो हम सुनते हैं वो उस चीज को महसूस कर पाती है far more deeply than any of us। हम म्यूजिक को सिर्फ कान से सुनते हैं, म्यूजिक से हमारा रिश्ता सिर्फ कानों तक का है, लेकिन एवेलिन ग्लेनी का म्यूजिक से जो रिश्ता है बच्चों वो सिर्फ कानों तक सीमित नहीं है, वो उसकी स्किन में भी जाता है। स्किन में इन द सेंस कि वो म्यूजिक को अपनी स्किन के थ्रू, बॉडी के बाकी सेंसेस के थ्रू फील करती है। That is why she expresses music so beautifully। और इसी वजह से वो म्यूजिक को बहुत सुंदर तरीके से व्यक्त कर पाती है। वो कहते हैं रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं एक बंदे की, एक इंसान की कहानी जिन्होंने शारीरिक विकलांगता के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपने जीवन की सफल कहानी बना दी। उनके हम एवेलिन ग्लेनी एक नॉर्मल इंसान है जिनको जो सुन नहीं सकती, इंग्लिश में जिन्हें हम कहते हैं कि वो डेफ थी, लेकिन डेफ होने के बाद भी वो इतनी फेमस हो गई। इमेजिन करो कि नॉर्मल लोग फेमस नहीं हो पाते, लेकिन एक डेफ इंसान जो हमसे थोड़ा सा कह सकते हैं कि शारीरिक
तरीके से थोड़ा सा हमसे कम शक्तिशाली था, क्योंकि उनके पास सुनने की क्षमता नहीं है, लेकिन काम करने में वो हमसे भी आगे थी। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं एवेलिन ग्लेनी की स्टोरी को और देखते हैं ये एवेलिन नाम की लड़की ने अपनी जिंदगी को किस तरीके से बिताया और कैसे इसकी लाइफ आगे चली। वो कहते हैं द रश आवर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर बच्चों रश आवर क्या है? रश आवर का मतलब होता है बिजी आवर, जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्का होता है आप लोगों के ट्रेन स्टेशन के ऊपर, उस समय पे पीपल जॉसल, यानी वहाँ पर हम कह सकते हैं लोग भाग रहे होते हैं अपनी पोजीशन लेने के लिए, ठीक है। ये कहते हैं बढ़िया स्थान प्राप्त करने के लिए व्यस्त समय की भीड़ भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर धक्का मुक्की कर रही है। तो बेसिकली यहाँ पर ट्रेन को पाने के लिए जो लोग हैं वो एक दूसरे को धक्के मार रहे हैं कि बस तुम साइड हो जाओ और हमें जाने दो। कहाँ पर? ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17। तो यहाँ पर स्लाइट का मतलब जो थिन है, एक पतली सी लड़की जो 17 साल से छोटी उम्र की लगती है, वॉज नर्वस येट एक्साइटेड। उसके चेहरे पर एक नर्वसनेस, उसके चेहरे पर वो डर दिख रहा था, साथ ही साथ उसके चेहरे पर वो एक्साइटमेंट भी देखने को मिल रही थी कि अरे यार मैं ट्रैवल कर रही हूँ। As she felt the vibrations of the approaching train। अब क्योंकि बच्चे हमें पता है कि एवेलिन ग्लेनी की यहाँ बात हो रही है, वो सुन नहीं सकती हैं, तो वो उस आती हुई ट्रेन की सिर्फ वाइब्रेशंस को सुन पा रही थी, ठीक है। आती हुई ट्रेन की सिर्फ वाइब्रेशंस को सुन पा रही थी, उसकी जो वाइब्रेशंस है वो उन्हें अपने पैरों में फील होने लगी। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London। यह क्या है उनका? ये उनका पहला दिन है उस प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में। प्रेस्टिजियस का मतलब हो गया जाना माना। उस जाने माने बड़े ही फेमस म्यूजिक कॉलेज में आज उनका पहला दिन है, जो कहाँ पर है बच्चों? लंदन में है। एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर। डॉन्टिंग का मतलब होता है यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं यहाँ पर हम डॉन्टिंग के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं स्केयरिंग इनफ। उसको डराने के लिए वो काफ़ी था। डेयरिंग कह सकते हो कि उसके लिए वो बहुत ही डेयरिंग, बड़ा ही चुनौतीपूर्ण दिन था। चुनौतीपूर्ण दिन था वो उसके लिए। चुनौतीपूर्ण दिन क्यों था? क्योंकि बेटा वो स्कॉटिश फार्म से आई थी, और स्कॉटलैंड जो है ना वो एक हम कह सकते हैं कंट्री साइड है। वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आपको ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वो मिलेंगे फार्म्स। वहाँ बहुत बड़े बड़े फार्म्स हैं, ठीक है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े खेत हैं। तो वो बेचारी एक नॉर्मल सी फैमिली से आई थी, एक फार्मर की फैमिली से आई थी, और एक फार्मर की फैमिली से अकेले निकलकर आगे जाना, ठीक है, उससे निकलकर लंदन जैसे एक बड़े सिटी में जाना, वो भी 17 साल की एज में अकेले, वो भी एक ऐसे इंसान के लिए जो ढंग से सुन नहीं पाता है, ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम था। But the aspiring musician faced a bigger challenge than the most. She was profoundly deaf। अब वो कहते हैं कि यहाँ पर अकेले ट्रैवल करने से बड़ा परेशानी उसके लिए क्या थी कि वो पूरे तरीके से वो completely deaf थी। क्या थी वो? completely deaf थी। वो सुन नहीं सकती थी पूरे तरीके से, उनके कान खराब थे। Who was deaf in the lesson? तो यहाँ पर बच्चों ये सवाल आप लोगों के लिए है कि हमारे लेसन में डेफ कौन है? डेफ मतलब बहरा, हमारे चैप्टर में बहरा कौन है? तो आप लोगों ने आई होप इस आंसर को पॉज करके देख लिया होगा। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए, एवेलिन हमारे स्टोरी में बहरी थी, वो सुन नहीं सकती थी। एवेलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैज बीन ग्रेजुअल। यानी वो कहते हैं कि ये धीरे धीरे हुआ है, ठीक है। ये जो उनकी आवाज गई है, सॉरी सुनने की जो क्षमता गई है, वो धीरे धीरे गई है, एकदम से खत्म नहीं हुआ। इट हैपेंड स्लोली। हर मदर रिमेंबर्ड नोटिसिंग समथिंग। यहाँ पर इसका इंग्लिश के लिए आप मीनिंग लिख सकते हैं स्लोली। एवेलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। धीरे धीरे वो भूली थी चीजें। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन 8-year-old एवेलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। पहली बार उनकी मम्मी कौन करती है नोटिस? पहली बार उनकी मदर नोटिस करती है कि मेरी बेटी के साथ कुछ तो परेशानी है, बिकॉज एक स्कूल फंक्शन में एवेलिन को बोला गया कि एवेलिन आपकी पियानो बजाने की बारी आ गई है, लेकिन क्योंकि एवेलिन को सुनाई ही नहीं दिया वो चीज की उसका नाम पुकारा गया है, तो वो बैठी रही। तब उसकी मम्मी को लगा कि कुछ तो गलत है यहाँ पर मेरी बेटी के साथ, जो गलत चल रहा है। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव।
उन्होंने बोला कि उन्होंने उनका नाम पुकारा लेकिन एवेलिन ने ध्यान नहीं दिया। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड, और तब उसकी मम्मी को रियलाइज होता है कि शायद मेरी बेटी ने उन लोगों की आवाज़ तो सुनी ही नहीं है, ठीक है, शायद उसके कानों में वो आवाज़ पहुंची ही नहीं है। सेज इजाबेल ग्लेनी। इजाबेल ग्लेनी कौन है भैया? इजाबेल ग्लेनी जो है वो एवेलिन की मदर है। तो यानी एवेलिन के सुनने में कुछ परेशानी है। ये सबसे पहली बार हमें कब पता लगता है? ये हमें पता लगता है एट द एज ऑफ 8 साल की एज में, जब उनके स्कूल के अंदर एक पियानो कंपटीशन में उन्हें बोला गया पियानो बजाने को, लेकिन एवेलिन उस चीज़ को सुन नहीं पाई और तब उनकी मम्मी को रियलाइज हुआ कि कुछ तो गलत हुआ है मेरी बेटी के साथ, कुछ तो गलत चल रहा है। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends. तो कुछ टाइम के लिए वो अपने दोस्तों से अपनी जो डेफनेस है उसको छुपा पाई। Quite a while यानी some time, कुछ समय के लिए वो अपने दोस्तों से अपनी जो सुनने की प्रॉब्लम है उसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली से छुपा पाई। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, 2-3 साल बीत गए, उसने जैसे तैसे करके 3 साल निकाल लिए। 3 साल बाद जब वो 11 साल की होती है, हर मार्क्स डिटोरियोरेटेड, मतलब रिड्यूसिंग, उसके मार्क्स जो थे ना बच्चों वो कम होने शुरू हो गए थे। पेपर में हर बारी उसके जो मार्क्स थे वो अंक कम पे कम होते गए। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। और उसकी हेड मिस्ट्रेस यानी जो उसकी प्रिंसिपल थी, अर्ज्ड मतलब उन्होंने बोला, उन्हें आग्रह किया कि आप प्लीज़ अपनी बेटी को किसी डॉक्टर को दिखाइए, इसे शायद से कुछ परेशानी है। It was then discovered her hearing was severely impaired. और तब जब इन्हें डॉक्टर को दिखाया जाता है तब उन्हें पता लगता है कि एवेलिन की जो सुनने की शक्ति है वो गंभीर रूप से बिगड़ चुकी थी। ठीक है, ये severely impaired का मतलब क्या हो गया? गंभीर रूप से बिगड़ चुकी थी। कैसे? बिकॉज ऑफ नर्व डैमेज। क्यों? क्योंकि उनकी कोई नस जो थी वो खराब हो रही थी। ठीक है, नस का खराब होना, उनकी नस खराब हो रही थी और वो नस खराब होने की वजह से धीरे धीरे करके उनके सुनने की शक्ति खत्म हो गई। They were advised that she should be fitted with hearing aids. उनको बोला गया क्योंकि अब आपकी बेटी सुन नहीं सकती है तो आप उसके कानों में सुनने वाली जो मशीन होती है उसको फिट करवा दीजिए ताकि वो सुन पाए। एंड सेंट टू स्कूल फॉर द डेफ, और ये भी बोला गया कि जो बहरे बच्चों का स्कूल होता है इन्हें वहां भेजा जाए क्योंकि नॉर्मल स्कूल में अब इनसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवेलिन। एवेलिन कहती है कि सब मानो काला हो गया हो क्योंकि सारी उम्मीदें खत्म हो गई, जिंदगी के जो भी करने के इरादे थे वो सब खत्म हो गए, सब नष्ट हो गया, एक मोमेंट में नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उम्मीद नहीं थी ना कि बिल्कुल बहरे हो जाएंगे या कुछ ऐसा हो जाएगा जिंदगी में जिसकी उम्मीद नहीं थी। तो एवेलिन ग्लेनी ने सोचा नहीं था कि एकदम से उसके कानों की सुनने की क्षमता खत्म हो जाएगी, उसकी टीचर बोल देंगे कि हम आपकी बेटी को स्कूल में नहीं रख सकते, आप इन्हें किसी और स्कूल में भेजो, और एवेलिन ग्लेनी को कानों की मशीन लगानी पड़ेगी। अब वो कानों की मशीन हमेशा दिखेगी, जब वो कानों की मशीन दिखेगी तो लोग उससे पूछेंगे, लोग उसका मजाक बनाएंगे। तो एवेलिन वो मजाक नहीं बनवाना चाहती थी अपना, इसीलिए वो रेडी नहीं थी उस मशीन को लगवाने के लिए। बट एवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन वो हार नहीं मानने वाली थी। ठीक है, हार नहीं मानेगी। उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने बोला कि मैं नॉर्मल जिंदगी जीऊंगी। शी वॉज डिटर्मिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। उन्हें एक सामान्य जीवन जीने के लिए वो बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड थी, यानी उनका बहुत ही आप कह सकते हो कि दृढ़ विश्वास था अपने अंदर कि नहीं, मैं एक नॉर्मल जिंदगी ही जीऊंगी, मुझे ये मशीनों वाली जिंदगी नहीं जीनी है। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और वो म्यूजिक में जो इनका इंटरेस्ट है उसको जिंदगी में आगे लेकर जाना चाहती थी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। एक दिन उन्होंने एक बच्ची को एक जाइलोफोन बजाते हुए देखा। तो बेटा जाइलोफोन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, मैं आपको दिखाती हूँ अगर मेरे पास इसमें इमेज होगी तो। हाँ, ये जो बच्चा बजा रहा है ना बच्चों, ये जो इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है इसको हम लोग कहते हैं जाइलोफोन। तो एक दिन एवेलिन ने एक बच्चे को जाइलोफोन बजाते हुए देखा एंड डिसाइडेड कि मेरा भी मन है, मैं भी जाइलोफोन बजाना चाहती हूँ। लेकिन एक ऐसा बच्चा जो उस चीज़ को सुन ही नहीं सकता है वो जाइलोफोन बजाकर क्या करेगा? यही चीज़ टीचर्स ने भी बोली कि तुम जाइलोफोन बजाकर क्या करोगी, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, तुम्हें सुनाई तो देना नहीं है। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर। तो सबने उसको देखकर अध्यापकों ने उसको निरुत्साहित किया कि रहने दो, तुमसे नहीं होगा, तुम्हें सुनाई तो देना नहीं है, तुम ऐसे टक 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 भी कर लोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन जो उसके परकशनिस्ट थे, ये उसके म्यूजिक टीचर थे,
ठीक है। परकशनिस्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये उसके म्यूजिक टीचर थे जिनका नाम था रॉन फॉर्ब्स। ही स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उन्होंने बोला कि नहीं इसमें वो क्षमता है, इसमें वो कैपेबिलिटी है, एंड उन्होंने उसको सिखाने की निश्चय कर लिया कि अब इसको मैं ड्रम बजाना सिखाऊंगा या मैं इसे इंस्ट्रूमेंट बजाना सिखाऊंगा। उन्होंने 2 लार्ज बड़े बड़े ड्रम लिए और उन्हें डिफरेंट नोट्स पर सेट कर दिया। तो यहाँ पर बच्चों एक सवाल आता है कि मैम ये वर्ड लिखा था परकशन, ये क्या होता है? तो बच्चे अगर आप लोगों ने ड्रम देखा होगा वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ड्रम, कुछ एग्जांपल ले लीजिए कि ये ड्रम है, ठीक है। ड्रम के ऊपर ये वाला जो हिस्सा होता है जिसपे आप बजाते हो, ड्रम पे जो झिल्ली होती है हिंदी में जिसे हम कहते हैं, इसको हम लोग परकशन कहते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं परकशन। अब ये परकशन किस में होता है? ये ढोलक में होता है, डफली में होता है, कॉन्गो में होता है, ड्रम में होता है, ढोलक में होता है। इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आपको ये परकशन देखने को मिल जाएगा जिसके ऊपर आप हाथ मार के उन्हें बजाते हो। तो एक इंसान, अ पर्सन, अ परकशनिस्ट कौन होगा फिर? परकशनिस्ट, अ पर्सन, एक ऐसा इंसान हु प्लेज परकशन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अ पर्सन हु प्लेज परकशन इंस्ट्रूमेंट, जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को बजाता है उसको हम लोग परकशनिस्ट कहते हैं। और रॉन फॉर्ब परकशनिस्ट थे, वो ऐसे ड्रम ढोलक जैसे इंस्ट्रूमेंट्स को बजाया करते थे और उन्हें एवेलिन के अंदर वो जज्बा दिखा कि नहीं ये कर सकती है और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसकी मदद की जाए। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। उन्होंने बोला कि तुम्हारे कानों में परेशानी है ना, तो कोशिश करो अपने कानों से म्यूजिक को ना सुनो, किसी और तरीके से म्यूजिक को फील करने की कोशिश करो, उसे महसूस करने की कोशिश करो। सेज एवेलिन, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अबव एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तो अब ये मान लीजिए कि अगर ये एवेलिन ग्लेनी यहाँ पर खड़ी है, ठीक है, मान लो यहाँ पर 2 ड्रम है, ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर एक ड्रम और यहाँ पर दूसरा ड्रम, और यहाँ पर एवेलिन खड़ी है, ठीक है। बहुत डरावना बच्चा बन गया है तो। ज्यादा बड़ी हो गई। ठीक है, यहाँ पर एवेलिन है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी एवेलिन कैरेक्टर है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ ये एवेलिन है। तो एवेलिन ड्रम के इतना पास खड़ी होती थी कि ऊपर वाला ड्रम वेस्ट पे और लोअर वाला ड्रम लोअर वेस्ट पे वो फील करने की कोशिश करती थी। इस तरीके से वो इसे फील करके म्यूजिक को सुनने लगती थी। तो वो कहती है कि मेरे को रियलाइज हुआ कि मुझे हायर ड्रम की वाइब्रेशन ऊपर की तरफ बॉडी में फील हो रही है और लोअर ड्रम की वाइब्रेशन लोअर बॉडी में फील हो रही है। फोर्ब्स रिपीटेड दिस एक्सरसाइज, उन्होंने ये सेम ड्रम बजाने की एक्सरसाइज फिर से करी ताकि एवेलिन म्यूजिक को सेंस कर सके, महसूस कर सके। एंड सून एवेलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। एंड ये चीज वो पहचान लेती है, ठीक है, उसने ये चीज देखा, ये चीज समझा कि अरे वाह, मैं तो म्यूजिक को महसूस कर सकती हूँ भले ही मैं म्यूजिक को सुनना पा रही हूँ। I learned I had to open my mind and body to sounds and vibrations। वो कहती है मैंने ये चीज समझी कि मैं अपने दिमाग और अपने दिल को मुझे खोलना पड़ेगा वाइब्रेशंस को सुनने के लिए। एक म्यूजिक होता है जो हम कानों से सुनते हैं और एक वो होता है जो हम महसूस करते हैं। तो शी सेज कि मुझे अपने मन को सेट करना पड़ेगा कि मैं म्यूजिक को महसूस कर पाऊँ। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। एंड वो कहती हैं उसके अलावा बाकी सब क्या था? बाकी सब सिर्फ दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम था। ठीक है, बाकी सब क्या था? बाकी सब परिश्रम था उसके लिए। ठीक है, बाकी सब परिश्रम था और यहाँ पर दृढ़ संकल्प था कि मुझे करना ही करना है, चाहे जो हो जाए। She never looked back from that point onwards। जब उसे ये चीज रियलाइज होती है कि वो म्यूजिक को सुन नहीं सकती लेकिन महसूस कर सकती है, उसके बाद पीछे मुड़कर देखने जैसी तो कोई चीज एवेलिन के लिए थी ही नहीं। She toured the United Kingdom with a youth ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑर्केस्ट्रा होते हैं म्यूजिक बैंड, जो म्यूजिक के बैंड बजाने वाले, गाने बजाने वाले लोग होते हैं ना, उनके साथ वो यूनाइटेड किंगडम ट्रैवल करती थी, अलग अलग जगह पे परफॉर्म करती थी, अलग अलग जगहों पे शोज करती थी।
एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, जब तक वो 16 साल की होती हैं, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। उन्होंने इस चीज़ का भी फैसला कर लिया था कि अब वो म्यूजिक को ही अपनी ज़िंदगी बना लेंगी, ठीक है, कि अब वो सब कुछ ही म्यूजिक उनके लिए हो जाएगा। हाउ ओल्ड वॉज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक? तो बच्चों ये सवाल है कि एवलिन कितने साल की थी जब वो पहली बार रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक जाती हैं। तो अगर बच्चों आप लोग फर्स्ट पेज पे आओगे तो फर्स्ट पेज पे आपको दिया हुआ है कि वो बिल्कुल 17 साल से थोड़ी छोटी लग रही थी। शी वॉज अ गर्ल बिलो द एज ऑफ 17। मैं अगर आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पर लिखा है लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स। 17 साल से छोटी लग रही थी वो, तो यानी यहाँ पर बच्चों शी वॉज बिलो 17 व्हेन शी हैड गॉन टू रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। ऑप्शन नंबर डी। मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ पे सब बच्चों का आंसर सही होगा। यहाँ पर एक सवाल भी बच्चों आप लोग लिख सकते हो, हु वॉज रॉन फॉर्ब्स? रॉन फॉर्ब्स कौन थे? ठीक है, हु वॉज रॉन फॉर्ब्स? How did he spot एवेलिन्स पोटेंशियल? उन्होंने एवेलिन के पोटेंशियल को कैसे समझा देखा? ही स्पॉट एवेलिन्स पोटेंशियल। हु वॉज रॉन फॉर्ब्स? हाउ डिड ही स्पॉट एवेलिन्स पोटेंशियल एंड हेल्प्ड हर? वो कौन थे? रॉन फॉर्ब्स कौन थे? उन्होंने कैसे पहचाना कि एवेलिन में पोटेंशियल है, एवेलिन में वो क्षमता दिखाने की, और उन्होंने उसका सपोर्ट कैसे किया, उसकी मदद कैसे करी? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं बच्चों। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of Academy. अब आप सोचोगे जब उसने पहली बार ऑडिशन दिया, ठीक है, रॉयल अकेडमी में म्यूजिक की ध्वनि पर उसने ऑडिशन दिया, परीक्षण दिया अपना, तो उस टाइम पे उसने वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करे इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी। यानी अब मानो एक सुनने वाला इंसान इतने नंबर नहीं बटोर पाता जितने एवलिन ग्लेनी ने बिना चीज़ों को सुने अपने आप पास बटोर लिए। She gradually moved from orchestral work to solo performances. Gradually का मतलब होता है बच्चों slowly। तो धीरे धीरे उसने अपने आप को चेंज किया, यानी उसने बैंड परफॉर्मेंसेस के साथ, ठीक है, बैंड परफॉर्मेंसेस लिख सकते हो आप लोग, ग्रुप परफॉर्मेंस लिख सकते हो, कि उन्होंने धीरे धीरे अपनी ग्रुप परफॉर्मेंसेस को छोड़कर इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस करना भी शुरू किया। सोलो परफॉर्मेंस, सोलो को हम यहाँ पर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी कह सकते हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, या हिंदी में आप लोग लिख सकते हो अकेले परफॉर्म करना। अब उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अकेले काम करूंगी। क्यों? क्योंकि उनमें बहुत पोटेंशियल था, तो वो कर सकती थी अकेले। उन्होंने बोला कि मैं अकेले काम करूंगी। एट द एंड ऑफ 3-year कोर्स, 3 साल उन्होंने म्यूजिक अकेडमी में काम पढ़ा। शी कैप्चर्ड वन ऑफ द मोस्ट टॉप अवार्ड्स। और उस 3 साल में जब तक वो वहाँ रही, जितने बड़े बड़े अवार्ड्स थे उस कॉलेज के, उस यूनिवर्सिटी के, वो सब उन्होंने पा लिए। एंड फॉर ऑल दिस एवेलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। एंड इतना कुछ जिंदगी में अचीव करने के ऊपर भी, इतना सब कुछ पाने के बाद भी उन्होंने कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं किया कि मैंने कुछ अजीब या कुछ बहुत ही नायाब पाया है। एंड फॉर ऑल दिस एवेलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, यानी कोई भी हम कह सकते हैं उन्होंने अपने ऊपर गुरूर नहीं किया कि मैंने कुछ बहुत बड़ा करके दिखाया, उन्हें अहंकार कभी भी नहीं आया। वो कहती है और इतना होने पर भी एवेलिन एक में से ज़रा भी मानने का संकेत नहीं देती थी कि उन्होंने बहुत ही वीरतापूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। उनके लिए वो चीज़ें नॉर्मल थी। शी सेज अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, इसमें मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड यू नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। ये उनका मंत्रा फॉर सक्सेस था। ये उनका मंत्रा फॉर सक्सेस था। वो कहती हैं कि अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, अगर आप मेहनत कर रहे हो और आपको ये पता है कि आपको कहाँ तक पहुँचना है, तो आप पहुँच जाओगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप। और इसी मेहनत, लगन, डिटर्मिनेशन, दृढ़ता के कारण वो टॉप पे पहुँच जाती हैं। एंड शी वॉज द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट, यानी सबसे ज़्यादा जाने मानने वाली, जिनके पीछे लोग पागल थे, जो चाहते थे, मतलब सबसे ज्यादा डिमांडिंग, जिनकी मार्केट में बहुत डिमांड थी, जिनको लोग बुलाते थे कि आप आओ हमारे शो में आओ, ऐसे मल्टी परकशनिस्ट वो बने। मतलब लोग उन्हें बुलाते थे कि आप आइए, बस हमारे यहाँ पर आकर परफॉर्म कीजिए।
मल्टी परकशनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब आप ये मान लो कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा जो उनको बजाना नहीं आता था। एंड अ हेक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल, एंड उनका जो स्केड्यूल था वो बहुत ही ज़्यादा बिजी था। कभी एक कंट्री, कभी दूसरी कंट्री, कभी तीसरी कंट्री वो ट्रैवल करती रहती थी और ट्रैवल करके अलग अलग जगहों पर अपनी परफॉर्मेंसेज देती रहती थी। ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक सबको स्टोरी क्लियर होगी, किसी को कोई भी डाउट नहीं है। सवाल आता है वेयर वॉज द रॉयल म्यूजिक अकेडमी। तो रॉयल म्यूजिक अकेडमी बच्चों यूएस में थी। यूएस का फुल फॉर्म हमें पता है वो होता है यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स का मतलब है कि हम यहाँ पर अमेरिका की बात कर रहे हैं। अमेरिका में थी, बर्मिंघम में थी, पेरिस में थी या लंदन में थी। तो बच्चों हम जानते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लंदन। हमारा रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में हुआ करता था। तो यहाँ पर एक सवाल और आता है, व्हाट वाज एवलिन ग्लेनीज मंत्रा फॉर सक्सेस इन लाइफ। उनका जिंदगी में सक्सेस के पीछे क्या मंत्रा था वो भी आप लोग बताएंगे। वो कहते हैं इट इज इंट्रीगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। तो इससे बड़ा ही सोचने वाली बात है, बड़ी ही सोचने वाली बात है कि एवलिन बिना सुने इतना अच्छे से कैसे म्यूजिक बजा लेती है, कैसे म्यूजिक को फील कर लेती है इतना एफर्टलेसली, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी ज़्यादा मेहनत के वो इतने आराम से म्यूजिक को पहचान लेती है। इन 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। एंड वो सुन नहीं सकती थी, राइट। तो उन्हें कुछ पता नहीं है सामने वाला क्या बोल रहा है, लेकिन वो लोगों के बात करने की लिप सिंक को पढ़ती थी। यानी जब आप बोलते हो तो वो आपके होठों की मूवमेंट को देखती थी कि आप कैसे बोल रहे हो, और उससे वो पहचानने की कोशिश करती थी कि आप क्या बोल रहे हो। तो वो कहती है कि 2 hour के डिस्कशन में जो मेरी एवलिन के साथ हुई, उन्होंने एक भी शब्द मिस नहीं किया, क्योंकि वो कानों में मशीन नहीं लगाती थी। उन्हें बिल्कुल भी अपने में मशीन लगाना पसंद नहीं था। तो वो कहती है मैन विद बुशी बियर्ड्स। बुशी बियर्ड का मतलब होता है बड़ी दाढ़ी, कि आदमी जिनकी दाढ़ियां बड़ी होती हैं, शी उनसे बात करने में मुझे बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उनकी दाढ़ियां मुंह पे आ जाती है और मुझे समझ में नहीं आता कि फिर वो बोल क्या रहे हैं। बुशी मैन गिव मी ट्रबल, शी लव्ड, इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, शी सेज मैं लोगों के होठों को देखकर नहीं पहचानती, मैं उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखकर भी पहचानती हूँ कि इंसान के चेहरे पे क्या हाव भाव है। जैसे इंसान के चेहरे के हाव भाव है, वहां से भी मैं समझ पाती हूँ कि सामने वाला क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। इट इज द होल फेस, स्पेशली द आईज। एंड जिसे सबसे ज़्यादा फोकस मेरा होता है उनकी आंखों के ऊपर, कि उनकी आंखों में किस तरीके के इमोशंस मुझे देखने को मिल रहे हैं। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। अब वो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से बोल पा रही है। अब बच्चों जो एक इंसान सुंदर तरीका, अब जो एक इंसान बच्चों बोल नहीं पाता है, सॉरी सुन नहीं पाता है, उसकी बोलने की शक्ति भी इफेक्ट हो जाती है। कैसे? आप सुन नहीं पा रहे, आपको पता नहीं आप क्या बोल रहे हो, तो इंसान जो बोलता है ना वो भी ठीक से नहीं बोल पाता। लेकिन एवलिन ग्लेनी बहुत बढ़िया तरीके से एक नॉर्मल इंसान की तरह बोल पाती हैं। जो इंसान सुनता नहीं है और कानों में मशीन भी नहीं लगाता, वो बोल नहीं पाता है ठीक से, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता कि मेरी जो बात है वो सामने वाले तक कैसे पहुंच रही है, तो वो ढंग से बोलना भी सीख नहीं पाता। लेकिन एवलिन ग्लेनी बहुत अच्छे से बोल पाती थी, एंड उनकी बात में एक स्कॉटिश लिल्ट भी था। लिल्ट का मतलब है एक्सेंट। एक्सेंट, एक्सेंट का हिंदी का मतलब होता है बोलने का तरीका। ठीक है, बोलने का तरीका। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। वो कहती है कि मेरी स्पीच, मेरा बोलना जो है वो बिल्कुल साफ है, मेरी बोली जो है वो बिल्कुल साफ है, क्योंकि मैं 11 साल की एज तक तो सुन पा रही थी ना, तब तक मैंने बहुत सारी चीज़ें समझी हैं, मैंने तब तक बहुत बोलना सीख लिया है।
but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. वो कहते हैं लेकिन ये चीज़ आज तक हम समझ नहीं पाए कि ऐसा क्या हुआ उनके साथ कि इस तरीके से वो फ्रेंच भी सीख गई और जापानीज़ भी सीख गई। यानी इमेजिन करो एक ऐसा इंसान जो सुन नहीं सकता है लेकिन उसको और लैंग्वेजेस आती हैं, उन्हें जापानीज़ आती है, उन्हें फ्रेंच आती है, ठीक है, उन्हें स्कॉटिश लैंग्वेज आती है, उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज आती है, मतलब उन्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं। या हम ये कह सकते हैं शी वॉज अ ग्रेट लर्नर। उन्होंने कभी भी अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी को अपनी जिंदगी के बीच में आने नहीं दिया। As for music, she explains, it pours in every part of my body. वो कहती हैं अगर मैं म्यूजिक की बात करूं तो म्यूजिक मेरे रोम रोम में बसता हुआ है। दिस इज म्यूजिक मेरे कण कण में बहता है मेरे शरीर के। इट टिंगल्स इन माई स्किन। तो शी सेज ये मेरी स्किन को ऐसे मतलब इन पे गुदगुदी करती है, मेरे को गुदगुदी फील होती है म्यूजिक से। गुदगुदी इससे म्यूजिक जो है ये गुदगुदी करता है मेरे शरीर के ऊपर। माई चीक बोन्स, मेरे गालों की हड्डियां, इवन इन माई हेयर। इसी से मैं अपने बालों तक मैं म्यूजिक को फील कर पाती हूँ। अब बाल जो होते हैं ना बच्चों, हमारे बॉडी का डेड मेम्ब्रेन होते हैं, राइट? आप लोगों ने पढ़ाई होगा साइंस में, बालों में जान नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ये चीज़ कहते हैं कि मेरे जो बाल हैं, मैं बालों तक में म्यूजिक को महसूस कर पाती हूँ। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. वो कहते जब मैं xylophone बजा रही होती हूँ तो उसके अंदर जो वाइब्रेशंस आती हैं, मैं उन वाइब्रेशंस को अपनी उंगलियों के अंदर भी महसूस कर पा रही होती हूँ। By leaning against the drums, मतलब झुकने में, वो कहते हैं जब मैं ढोलों के सहारा लेकर खड़ा होना, सहारा वो कहते हैं जब मैं ढोल के सहारे खड़ी होती हूँ, आई कैन फील द रेजोनेंसेज फ्लोइंग थ्रू माई बॉडी। रेजोनेंसेज का मतलब होता है बच्चा साउंड्स, यहाँ पर हम सिंपली कह सकते हैं वाइब्रेशन। वो म्यूजिक की वाइब्रेशन को अपने शरीर में बहता हुआ सुन पाती हैं, वो उन वाइब्रेशंस को महसूस कर पाती हैं। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज। जब वो एक वुडन प्लेटफॉर्म पे खड़ी होती हैं तो वो जूते चप्पल उतार के खड़ी हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? ताकि जब म्यूजिक बजे तो उसकी जो वाइब्रेशंस है वो उनके पैरों के थ्रू, नंगे पैर उनके पैरों के थ्रू उनके तक पहुंच सके, सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फुट अप हर लेग्स, ताकि उनके पैरों से वो वाइब्रेशंस उनको शरीर के हर कोने में महसूस हो। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। इसे बहुत बड़ी बात नहीं है कि एवलिन अपने ऑडियंस को बहुत खुश रखती हैं। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। यानी वो कहते हैं 1991 की बात है जब उन्हें रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी, ये एक म्यूजिक सोसाइटी है, जब इस म्यूजिक सोसाइटी ने एवलिन ग्लेनी को सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा था, जब इन्हें ये प्रतिष्ठित खिताब दिया गया था, जब इनकी इज्जत की गई थी, रिस्पेक्ट की गई थी पब्लिकली। सेल्स मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड। यहाँ पर जेम्स ब्लेड नाम के एक और बड़े परकशनिस्ट थे। उनका नाम क्या है भैया? उनका नाम है जेम्स ब्लेड। उन्होंने बोला गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग। वो कहते हैं कि भले ही भगवान ने इनके सुनने की क्षमता छीन ली है, बट हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन इन्हें कुछ ऐसा दिया है जो हम लोगों के पास भी नहीं है। हमारे पास क्या है? हमारे पास कान है। इनके पास क्या है? इनके पास म्यूजिक को कानों से हट के हम म्यूजिक को कैसे महसूस कर सकते हैं उसकी क्षमता है। वॉट वी हियर शी फील्स। वो कहते हैं जो हम सुनते हैं ये उसे महसूस करती हैं फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। हमसे म्यूजिक कान से सुनते हैं लेकिन ये म्यूजिक को महसूस करती हैं। तो एक हिंदी में भी लाइन होती है हमारे, अगर आप लोगों ने सुना होगा, कि जब इंसान का मूड अच्छा होता है तब वो गाना सुनता है और जब उसका मूड ख़राब होता है वो उसके लिरिक्स को समझता है। लेकिन एवलिन ग्लेनी हमेशा से ही म्यूज़िक को महसूस करती थी, हमेशा अपनी स्किन से महसूस करती थी, पैरों से महसूस करती थी। इन्होंने वो म्यूजिक और बहुत ध्यान से, बहुत ध्यानपूर्वक वो उस म्यूज़िक को सुनती थी। कैसे? अपने शरीर के थ्रू, उसकी वाइब्रेशंस के थ्रू। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। अब वो कहते हैं कि देखो ना, हम कान से सुनते हैं और हाथों से बजाते हैं, लेकिन एवलिन ग्लेनी कानों से नहीं सुन पाती हैं, लेकिन वो इस तरीके से म्यूज़िक को सुन पाती हैं, वो म्यूज़िक की उन छोटी छोटी नज़ाकतों को समझ पाती हैं जो हम कानों से भी नहीं समझ पाते, वो उन्हें शरीर से समझ में आती हैं, और इसीलिए शायद वो हमसे इतने अच्छे तरीके से म्यूज़िक को बजा पाती हैं। मतलब एक नॉर्मल इंसान म्यूज़िक बजा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन एक एवलिन ग्लेनी का म्यूज़िक है जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर
होता है। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक स्टोरी आप लोगों को समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। एवेलिन ग्लेनी कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कोहॉलिक। अब वो बताती हैं, यहाँ पर वो स्वीकार करती हैं इस चीज़ को कि भैया मैं एक वर्कोहॉलिक हूँ। स्वीकार करती हैं कि मैं एक वर्कोहॉलिक हूँ। वर्कोहॉलिक कौन होता है भैया? वर्कोहॉलिक वो लोग होते हैं जो काम का नशा करते हैं। काम का नशा करने का मतलब है वेरी हार्ड वर्किंग, कि वो वेरी हार्ड वर्किंग, वो बहुत मेहनती है, वो बहुत ज़्यादा काम करती हैं, उन्हें काम करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मेहनती है। वो मेहनती भी लिख सकते हो आप इनके लिए सिंपल शब्दों में। I have just got to work often harder than the classical musicians. She says, अब मैं सुन नहीं पाती हूँ, तो कहीं ना कहीं तो वो चीज़ मेरे लिए मतलब एक ड्रॉबैक, एक प्रॉब्लम के फॉर्म में आएगी ना। She says, मुझे नॉर्मल म्यूजिशियन से थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वो मेहनत लास्ट में रंग अच्छा लाती है। जितनी मेहनत उतना ज़्यादा अच्छा रिवॉर्ड, बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस। ठीक है, मेरी मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन जो मेरे को बाद में उसका रिवॉर्ड मिलता है, जो मुझे उपहार मिलता है उसका, वो एनॉर्मस है, यानी वो वेरी बिग है, वो बहुत बड़ा होता है। तो शी सेज मेरे को मेहनत करने में दिक्कत नहीं लगती, क्योंकि अगर मेरी मेहनत के बाद मुझे इतना अच्छा रिवॉर्ड मिलता है, मुझे अगर इतना अच्छा गिफ्ट मिलता है, तो मैं क्यों ना करूँ। Apart from the regular concerts, she also gives free concerts in prisons and hospitals. तो prisons का मतलब होता है बच्चों जेल। तो वो कहती है कि बड़े बड़े कॉन्सर्ट करने के अलावा वो जेल में भी फ्री में जाकर अपना म्यूजिक बजाती थी, ताकि वहाँ के लोगों का मूड भी चेंज कर सके, उनको भी एक उम्मीद दे सके कि तुम भी जिंदगी में कुछ अच्छा कर सकते हो। She also gives high priority to classes for young musician. इसी के साथ साथ वो young musicians को भी म्यूजिक सिखाती थी। Anne Richlin of the Beethoven Fund of Deaf Children says she is a shining inspiration for all the deaf children. Anne Richlin करके एक लेडी थी जो बीथोवन फंड की हेड थी। वो कहती है कि ये एक इंस्पिरेशन है, ये एक सोर्स ऑफ हमारे लिए, ये एक प्रेरणा है हमारे उन बच्चों के लिए जो सुन नहीं पाते हैं, ताकि वो भी ये चीज़ देखें कि एवेलिन ग्लेनी भी सुन नहीं पाती है, लेकिन उसमें जो क्षमता है, उनमें जो क्षमता है, वो इतनी बड़ी है, इतनी ज़्यादा है कि वहाँ से बच्चे उनसे प्रेरित होकर म्यूज़िक को सीखने लगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ स्टोरी सबको क्लियर होगी। विच प्लेसेस हैड एवेलिन वर्कड फॉर। सवाल आता है कि एवेलिन ने किन किन जगहों पे किस किस के लिए काम किया है। तो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन है हमारे पास पुअर चिल्ड्रन, प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर है बच्चों यहाँ पर प्रिजन एंड द हॉस्पिटल्स। उन्होंने पुअर चिल्ड्रन के लिए भी काम किया है, लेकिन वो प्लेसेस पूछ रहे हैं, तो उन्होंने प्रिजन्स में और हॉस्पिटल्स में जाकर म्यूजिक परफॉर्मेंसेज दी हैं। They see that there is nowhere that they cannot go. ये एन रिचलिन ने ही बोला था कि उन बच्चों को दिखता है विद द हेल्प ऑफ एवेलिन ग्लेनी कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिंदगी में जो वो पा नहीं सकते। अगर एवेलिन ग्लेनी बिना सोने इतना जिंदगी में कुछ अचीव कर सकती हैं, तो इन बच्चों के लिए भी ये चीज़ें मुश्किल नहीं होंगी। एवेलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन पीपल ट्वाइस हर एज। वो कहते हैं वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा सक्सेस पा चुकी हैं, ठीक है, पा चुकी हैं कि उन्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। उनसे डबल डबल एज के लोग हैं जो ज़िंदगी में आज तक कुछ नहीं कर पाए, लेकिन एवेलिन ग्लेनी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। शी हैज़ ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ ऑर्केस्ट्रा। एक समय हुआ करता था कि ये परकशन यानी ड्रम वगैरह लास्ट में होते थे, लेकिन अब ये ऑर्केस्ट्रा में सबसे आगे होते हैं। एंड डेमॉन्स्ट्रेटेड, डेमॉन्स्ट्रेट का मतलब है दिखाया, और ये चीज़ हमें दिखाई है कि दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग हो सकता है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग हो सकता है। She has given inspiration to those who are handicapped. जो लोग विकलांग हैं उनके लिए एवेलिन ग्लेनी एक सॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशन है, यानी उनके लिए वो उनकी प्रेरणा है। To those who are handicapped, people look to her and say, if she can do it, I can. लोग एवेलिन ग्लेनी को देखते हैं और बोलते हैं कि अगर ये कर सकती हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। And not the least, she has given enormous pleasure to the millions. And मैं कहती हूँ, और देखा जाए तो उन्होंने अपने म्यूजिक के थ्रू बहुत लोगों को खुशियाँ पहुँचाई हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आई होप सबको स्टोरी समझ में आई होगी। वॉट वॉज लाइफ फॉर एवेलिन। एवेलिन के लिए ज़िंदगी क्या थी, डांस, नेचर या म्यूज़िक। तो हमें पता है कि एवेलिन के लिए बच्चों म्यूज़िक ही उनकी ज़िंदगी थी। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे देखते हैं। एवेलिन ग्लेनी लिसन्स टू म्यूजिक विदाउट हियरिंग इट।
ओके यहाँ पर ओके गिव मी अ सेकंड, ठीक है। हमने पूरी स्टोरी में क्या सुना, 2 मिनट समरी में। तो यहाँ पर बच्चा देखते हैं कि पूरी स्टोरी में था क्या। स्टोरी थी बच्चों एक लड़की के बारे में जिनका क्या नाम था, जिनका नाम था हमारे पास एवेलिन ग्लेनी, ठीक है, जिनका नाम था हमारे पास एवेलिन ग्लेनी। एवेलिन ग्लेनी क्या थी, एवेलिन ग्लेनी एक छोटी सी बच्ची थी। शी वॉज डेफ, वो सुन नहीं सकती थी, ठीक है, शी वॉज डेफ। उनके बहरे होने का पता कब लगा था, एट द एज ऑफ 8। कब पता लगा, एट द एज ऑफ 8 इट वॉज डिस्कवर्ड that she could not hear, ठीक है। 8 साल की एज में पता लगा कि वो सुन नहीं सकती है। उनकी मम्मी को पता लगा। 11 ईयर्स में डेफनेस कंफर्म हो गई, ठीक है, डेफनेस कंफर्म हो गई। एवेलिन का ध्यान किसने रखा, एवेलिन का ध्यान किसने रखा, ठीक है, ये हमारा पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 3, ये पॉइंट नंबर 4। एवेलिन का ध्यान किसने रखा, एवेलिन का ध्यान रखने के लिए हमारे पास थे रॉन फोर्ब्स। रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उन्होंने उसके पोटेंशियल को पहचाना कि हाँ ये लड़की कुछ कर सकती है, ठीक है। 5th पॉइंट पे आते हैं, फिर क्या हुआ स्टोरी में। एवेलिन लर्नड म्यूजिक, फिर उन्होंने म्यूजिक को पढ़ना सीखा, समझा। शी फेल्ट इट, वो म्यूजिक को महसूस करती थी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अलग जगह, फिर वो गई रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। फिर वो कहाँ गई भैया, वो गई रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में जाकर उन्होंने क्या किया, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में जाकर उनको सबसे पहले हाईएस्ट मार्क्स मिले ऑडिशन के अंदर, ठीक है, हाईएस्ट मार्क्स इन ऑडिशन। फिर यहाँ पर आने के बाद उन्होंने स्टार्ट करी सोलो परफॉर्मेंसेस, स्टार्टेड सोलो परफॉर्मेंसेस, ठीक है, सोलो परफॉर्म करना स्टार्ट किया। उसके बाद हमारी स्टोरी में क्या हुआ, इन्होंने जब सोलो परफॉर्म करना स्टार्ट किया उसके बाद इनकी ज़िंदगी में क्या हुआ, हाँ यहाँ तक हो गया, ठीक है। सो मोस्ट सॉर्ट आफ्टर परकशनिस्ट बनी। उसके बाद मोस्ट डिमांडिंग परकशनिस्ट, जिनकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि इनको बुलाओ फंक्शन के लिए। जेम्स ब्लेड कॉम्प्लीमेंटेड हर, जेम्स ब्लेड जो खुद एक बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, उन्होंने इनको कॉम्प्लीमेंट किया कि भैया ये बहुत अच्छा म्यूज़िक बजाती हैं, भगवान ने भले ही इनकी सुनने की शक्ति छीन ली है लेकिन इन्हें कुछ और दे दिया है जिसकी वजह से वो म्यूज़िक को इतना सुंदर तरीके से एक्सप्रेस कर पाती हैं। फिर स्टोरी में क्या होता है, फिर वो हमें बताते हैं कि उन्हें फिलहार्मोनिक सोसाइटी का अवार्ड मिलता है। फिलहार्मोनिक सोसाइटी सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, क्या मिलता है, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड जीतती हैं वो। फिर क्या होता है, शी लर्न्स फ्रेंच एंड बेसिक जापानीज, और फिर उन्होंने फ्रेंच पढ़ी और बेसिक जापानीज को पढ़ा, ठीक है। शी लर्न फ्रेंच एंड बेसिक जापानीज। नेक्स्ट व्हाट शी डिड वाज शी यूज्ड टू प्ले फॉर फ्री इन प्रिजन्स, प्रिजन यानी जेल, मैंने आप लोगों को बताया था प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स के अंदर वो फ्री में बजाती थी। ट्यूटर्ड यंग म्यूजिशियंस, छोटे जो बच्चे थे, जो छोटे यंग म्यूजिशियंस हुआ करते थे, उनको ट्यूटर करती थी। ट्यूटर करने का मतलब है कि उन्हें सिखाती थी। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ टॉट म्यूजिक, उन्हें म्यूजिक सिखाने का काम करती थी। चलो ठीक है, उन्हें म्यूजिक भी सिखा दिया, ट्यूटर्ड यंग चिल्ड्रन। उसके अलावा वो क्या करती थी,
कितने पॉइंट हो गए? 12 में 13। इंस्पिरेशन फॉर मैनी पीपल, मैनी चिल्ड्रन। कौन से बच्चे? डेफ चिल्ड्रन। बहुत सारे डेफ चिल्ड्रन के लिए वो एक इंस्पिरेशन थी, ठीक है। इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन, हर एक के लिए इंस्पिरेशन थी। यहाँ पर एक लाइन थी, इफ शी कैन डू इट, सो कैन आई। अगर वो कर सकती हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो सो कैन आई, ठीक है। सो विद दिस आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड कि आप लोगों को कैसे इस चैप्टर को 2 मिनट समरी में भी समझना है कि कैसे स्टोरी में क्या था। तो ये स्टोरी बच्चों हमने देखा कि एवरिन के बारे में थी। उनकी 8 साल की एज में डिटेक्ट होता है कि वो सुन नहीं सकती हैं, 11 साल में डेफनेस कंफर्म हो जाती है। फिर जब उन्हें म्यूजिक सीखने का मन था, उनके एक टीचर थे रॉन फॉब्स, उन्होंने उसके पोटेंशियल को पहचाना और उनको म्यूजिक सिखाने की बात करी। फिर एवलिन ने म्यूजिक को फील करना शुरू किया, ऊपर वाले ड्रम को ऊपर अपर बॉडी पे, लोअर ड्रम को लोअर बॉडी के ऊपर बेड लगा के म्यूजिक फील करना स्टार्ट किया। फिर रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक गई एट द एज ऑफ 16। वहां पर उन्होंने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करे ओकेजन में, ऑडिशन में, सॉरी 16 परफॉर्मेंसेस करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। मोस्ट डिमांडिंग परकशनिस्ट बन गई। जेम्स ब्लेड ने कॉम्प्लीमेंट किया कि भले भगवान ने उनके सुनने की क्षमता ले ली है, लेकिन उन्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ दे दी है। उन्हें फिलहार्मोनिक सोसाइटी का सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिलता है ईयर 1991 में। उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज सीखी, बेसिक जापानीज सीखी। शी स्पोक फ्लुएंटली, शी स्पोक क्लियरली, चलो इजी वर्ड, वो क्लियरली बोल पाती थी, जबकि एक बहरे इंसान की बोलने में, स्पीच में प्रॉब्लम आ जाती है। शी यूज टू प्ले फॉर फ्री इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, यानी यहाँ पर वो वेलफेयर के लिए सोशल वर्क भी करती थी, ठीक है। वो सोशल वर्क भी करती थी ताकि वो लोगों को इंस्पिरेशन दे सके। उन्होंने यंग म्यूजिशियंस को सिखाया था, छोटे बच्चों को म्यूजिक सिखाती थी वो। इंस्पिरेशन थी बहुत सारे डेफ चिल्ड्रन के लिए। ये बात इनको एन रिचलिन ने बोली थी। एन रिचलिन ये बीथोवन फंड की हेड थी, ये हेड थी। ये सबके लिए इंस्पिरेशन थी। एक लाइन है इसके अंदर, अगर वो कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हैं, ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ ऑर्केस्ट्रा। परकशन को ऑर्केस्ट्रा के अंदर सबसे आगे भी लेकर आई थी, ठीक है बच्चों। सो विद दिस वी आर एट द एंड ऑफ टुडेज क्लास। इसी के साथ ये चैप्टर होता है खत्म। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ये चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया या नहीं। सो थैंक यू ऑल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द क्लास टुडे, ठीक है। थैंक यू ऑल। आप लोगों के कोई भी डाउट्स हैं तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक, जिसके अंदर हम लोग करेंगे इसी चैप्टर का पार्ट 2, जिसमें एक स्टोरी है हमारे पास हमारे इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड शहनाई प्लेयर की, जिनका नाम है श्री बिस्मिल्लाह खान जी। उनके बारे में हमारी अगली स्टोरी होने वाली है, जो हम लोग करेंगे हमारे नेक्स्ट वीक तक। तो टिल देन स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। जय हिंद एंड जय भारत बच्चों। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।